प्लीज़ मुझे असाइनमेंट बनाने दें, वरना कल मेरी सबके सामने आप ही बेइज्जती करेंगे। राधिका के गिड़गिड़ाने की परवाह किए बिना शौर्य ने उसे अपनी गोद में बैठाते हुए उसकी चुनरी दूर उछाल दी। शौर्य के घर वालों ने अचानक ही दादी जी की ख्वाहिश के आगे उसकी शादी उसकी कज़न से कर दी थी, जो उसकी स्टूडेंट भी थी। हर वक्त नाक में दम किए रखती थी और अब शौर्य चुन चुन कर बदले ले रहा था। अगर मुझे खुश करोगी तो कल असाइनमेंट में पूरे मार्क्स दूंगा। वो उसकी धड़कनों पर अपने होठों से स्पर्श करते हुए खुमार में बोला। पहले वादा करें। रात भर वो उसकी जुनूनी शिद्दतें सहती रही। मिस राधिका, क्लास से बाहर निकल जाइए। नालायक स्टूडेंट्स क्लास से बाहर ही अच्छे लगते हैं। वो दिल बर्दाश्ता होकर भागी कि एकदम चकरा कर गिर पड़ी। शौर्य बौखला गया। कमरे में गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। वो नाजुक सी लड़की अपने मखमली होठों को दांतों में दबाकर बेड पर उल्टी लेटी हुई थी। घड़ी की टिक टिक आने वाले वक्त का संदेशा दे रही थी और वो सुबह से न जाने कितनी बार घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाते हुए वक्त के गुजर जाने का इंतज़ार कर रही थी। कभी कभी लगता है कि लम्हे इंसान को निगलने लगते हैं, और इस बार उसे भी ऐसा ही लग रहा था। हल्के गुलाबी रंग में उसके जगमगाते हुए चेहरे का नूर ही निराला था। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को तिरछा करके एक बार फिर टाइम देकर उसने होठों को बाहर निकालकर अपना सर बाजुओं पर गिरा लिया। कमरे में सिर्फ अंधेरा था। खिड़की से छन कर आने वाली रोशनी को पर्दों ने रोक लिया था। गहरी ठंडक महज एसी की बदौलत थी। बड़ी बड़ी हवेलियां और बड़े बड़े लोग और उन लोगों के गिर्द घूमती हुई ऐशो आराम की चीज़ें। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसे लगा उसका दिल उछलकर हलक में आ गया है। वो बेइख्तियार उठी। मुकम्मल जुल्फ़ें कंधे से झूलते हुए बिखर गईं। अपनी बेकरार नज़रों को दरवाजे की तरफ मोड़े उसने मुलायम से लहजे में पूछा, कौन? दिल अभी तक धड़क रहा था और बाहर से सेविका की आने वाली आवाज़ ने उसे उछलकर बिस्तर से उतरने पर मजबूर कर दिया। मेहमान खाने में आपको पढ़ाने के लिए शौर्य साहब आए हैं, आपको बुला रहे हैं। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद सुकून का लम्हा आ ही गया। बेड पर गिरते हुए उसने आंखें बंद कर लीं। अपने होठों पर बिखरने वाली मुस्कान को वो चाहने के बावजूद छुपा नहीं पाई और दूसरे ही पल अपने बालों में उंगलियां फंसाकर उन्हें सुलझाते हुए वो आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी चुनरी को नफासत से सर पर लेकर उसने कंधे पर फैलाया और फिर ज़रा सा कोना सीने पर खींच लिया। उस लम्हे वो इतनी आकर्षक लग रही थी कि कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता, मगर उसकी बेकरार आंखों को किसी और के देखने की चाह हुई थी। उसका दिल निरंतर धड़कता रहा। कुछ देर खुद को देखने के बाद अपने भाव पर काबू पाते हुए वो अपनी किताबें उठाकर बाहर निकल आई। उसे लगता था किस्मत उस पर अच्छी खासी मेहरबान है। वो जिस व्यक्ति को दिलो जान से चाहती है वो सारा दिन उसके सामने ही रहता है। कॉलेज में एक शिक्षक की हैसियत से और घर आने के बाद उसे ट्यूशन पढ़ाने आ जाता है। सो आँखों की प्यास बुझ जाया करती थी, मगर जिस दिन कॉलेज से छुट्टी होती उस दिन वो सारा दिन बेकरार पंछियों की तरह इधर से उधर मंडलाती रहती। जब तक वो ना आता तब तक यूं ही बेचैन रहती। मेहमान खाने में दाखिल होते हुए उसने मुलायम सी आवाज़ में प्रणाम किया। सामने बैठते व्यक्ति ने गर्दन मोड़कर एक नज़र उसे देखा और फिर सर झुका लिया, मगर तब तक वो उसके अत्यंत खूबसूरत चेहरे को देखती ही रही। ऊंचा लंबा कद, सलीके से बने हुए बाल और ब्लू शर्ट में उसका जगमगाता हुआ चेहरा एक हसीन दृश्य पेश कर रहा था। उसके सामने बैठने तक वो यूं ही पलकें झुकाए उसे देखती रही, जब तक कि शौर्य ने पलकें उठाकर उसे नहीं देखा और दूसरे ही लम्हे उसकी नज़रें बदल गईं। वो उसे पढ़ाने लगा। नियम के मुताबिक कुछ भी बदला हुआ नहीं था, मगर उसकी निरंतर पड़ती हुई नज़रें शौर्य को परेशान कर रही थी। वो चाहने के बावजूद अपना ध्यान उसकी तरफ लगा नहीं पा रहा था और आखिरकार चिढ़ते हुए उसने सर उठाकर उसकी आंखों में देखा। राधिका, तुम्हारा ध्यान किधर है? सामने बैठी हुई नाजुक सी लड़की को यूँ लगा जैसे उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने बेइख्तियार अपने होठों को दांतों में दबाकर सर झुका लिया
आंखों की नमी वो उस व्यक्ति से छुपाना चाहती थी जो अब सुलगती हुई नज़रों से उसे देख रहा था। आखिर आपका ध्यान बार बार कहाँ भटकता रहता है? मैं आपको पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, मगर आप बस टकटकी बांध कर मुझे देखती जा रही हैं। वो कभी कभी उसे यूं ही डांट दिया करता था, बिना किसी वजह के, उसकी नज़रों से चिढ़कर। अगले वक्त में वो जितना उसके पास बैठी रही, उसने कोशिश की थी कि वो सर उठाकर उसे ना देखे। उसके चले जाने के बाद मेहमान खाने से निकलते हुए उसने आंखों में आई नमी को पलकें झपक झपक कर हलक में उतारा। और फिर कमरे में आने के बाद आज तक उनकी हवेली में ऐसा नहीं हुआ था किसी लड़की ने अपनी मर्ज़ी से किसी पुरुष का चुनाव किया हो। आज तक ऐसा हुआ कि कोई किसी की नज़रों को भाया और उसके दिल की ऐसी ख्वाहिश को पूरा कर दिया गया, मगर उसके बावजूद वो वही ख्वाहिश करने वाली थी जो दादू ने वर्जित कर रखी थी। राधिका राठौर ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे की सबसे बड़ी बेटी, दादू की जान। वो नियम जो आज तक अपनी बेटियों के लिए नहीं बदल पाए, उन्होंने अपनी पोती के लिए बदल दिए। मैट्रिक के बाद जिस तरह वो उनके पैरों में बैठकर रो रही थी, उन्हें उस पर बेतहाशा तरस आया। हालांकि विजय साहब ने साफ कह दिया था कि अब इससे ज़्यादा वो शिक्षा हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनके ख़ानदान में वाजिब है। मगर दादू की मोहब्बत का कमाल था कि उन्होंने उस लड़की को पढ़ने की इजाज़त दे दी, मगर इजाज़त देने से पहले उन्होंने उसके नाजुक कंधों पर पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त को लाद कर भेजा। उसे एहसास करवा दिया था कि अगर वो उस घर से जाएगी तो उनकी शान, प्रतिष्ठा और इज़्ज़त के साथ लेकर जाएगी। सो उसे एहसास भी था, मगर दिल पर कहाँ किसी का ज़ोर चलता है। दिल पर किसी का काबू नहीं होता। सिर्फ 1 साल उसने वैसे गुजारा जैसे दादू ने चाहा था, मगर इस एक ही साल में उसकी नज़रें कितनी बार भटक कर शौर्य की तरफ मुड़ गईं, वो अंदाज़ा नहीं लगा पाई। दूसरा सबसे कमज़ोर लम्हा था दादू को इस बात पर राज़ी करना कि कोई शिक्षक उसे यहाँ पढ़ाने के लिए आ जाए। उनके ख़ानदान में ऐसा कोई नहीं था जो यहाँ पढ़ाने के लिए आता, और मजबूरन दादू को उसकी ज़िद भी माननी पड़ी। मगर उन्होंने कहा वो आने के बाद मेहमान खाने में बैठेंगे। तुम्हारे सर से चुनरी नहीं उतरेगी और ना ही कोई फजूल बात होगी। सेविका हर वक्त तुम्हारे पास रहेगी। उन्होंने उनकी हर शर्त को स्वीकार कर लिया। उस रात वो देर तक बेचैनी के आलम में रही। सुनीता जी ने उसे खाने के लिए बुलाया था, मगर उसने इनकार करते हुए कह दिया कि उसे भूख नहीं है। भूख तो कब की मिट चुकी थी। वो 22 साल की मासूम सी लड़की अपने दिल के हाथों इतनी मजबूर हो चुकी थी कि अब उससे भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में उस व्यक्ति को बताना था कि वो उससे प्रेम करती है। इस तड़प को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नियम के मुताबिक अगले दिन वो उसे पढ़ाने के लिए आया। उस रोज़ उसने ख़ुद को तैयार कर लिया था। जो भी था वो उसके सामने कह देने की हिम्मत रखती थी और कहना भी चाहती थी। शिक्षक के आने से पहले जहाँ पाठ तैयार किया जाता है, वही उसने अपने दिल की सारी बात को रट कर अपने होंठों पर रखा हुआ था। वो आए और वो बस उसकी आंखों में देखते हुए दोहराती, हिम्मत चाहिए थी। तो उसने अपने अंदर हिम्मत भी जमा कर ली। ज़िंदगी में पहली बार वो कोई ऐसा काम करने वाली थी। अगर दादू को पता चल जाता तो शायद वो उसे हवेली से भी निकाल देते, मगर जो भी होता देख लिया जाता। अभी इस परिणाम की परवाह नहीं थी। वो उसके सामने आकर बैठी। हमेशा की तरह वो हल्का सा मुस्कुराया, वही व्यावसायिक मुस्कान जो हमेशा उसके होंठों पर छाई होती थी। उसने कितनी प्रार्थना की थी कि कभी तो इसे देखकर गहरी नज़रों से देखता रहे और फिर उसके होंठों पर एक शरारत भरी मुस्कान फैल जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके सामने बैठा हुआ 30 साल का भरपूर नौजवान चेहरे पर गंभीरता फैलाए उसे ध्यान से सुन रहा था। न जाने उसके दिल में क्या समाई। अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपनी किताबों को साइड पर रखते हुए उसने सीधे शौर्य की आंखों में देखा। वो कुछ चौंका। आज तक वो देखती आई थी, मगर इस बार उसका देखना अलग था। वो देर तक उसे देखता रहा, जबकि उसने बात का आराम किया। मैं आपसे प्रेम करती हूँ सर, क्या आप मेरे इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? सामने बैठा व्यक्ति स्तब्धा बैठा रह गया। उसकी आंखों की पुतलियाँ वही थम गईं। वो उस हवेली की शान और शौकत से बाखबर था।
यहाँ तक कि लोग अपनी इज्जत के मामले में क्या से क्या कर जाते हैं, उसे ज्ञान था। मगर जो कुछ उसने सुना वो कोई स्वप्न नहीं था बल्कि सत्य था। होश में तो है आप राधिका? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? इस बार उसे अपनी आवाज़ को गंभीर रखने की कोशिश के बावजूद वो संभल नहीं पाया। दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ऐसा नहीं था कि शिक्षक बन गया तो उसके भाव मर गए। असंभव। आंसू उसकी हसीन आंखों के बार तोड़कर उसके गालों पर बहने के लिए बेकरार हुए। होंठ कांपते रह गए। मैं जो कुछ कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। मैं झूठ नहीं बोल रही। आप मेरे हवास पर सवार हो चुके हैं। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। उसने बिना किसी झिझक के कह दिया था और वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। निश्चिंत ही आप पागल हो चुकी हैं। आज के बाद मेरे सामने ऐसी बात करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। और वो भी उसी के अंदाज में उसके सामने डटकर खड़ी हो गई। मैंने सोच समझ कर ही कहा है आपसे। मैं बच्ची नहीं हूँ। अगर आप मुझे बच्ची समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत हैं। मैंने आपसे प्रेम किया है। क्या आपको मेरी आंखों में नज़र नहीं आता? इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी सी सख्त और बुलंद हुई। मेहमान खाने का पर्दा हल्का सा सरक गया था। उसने पलट कर देखा। वहाँ खड़ी हुई फरखंदा जी फटी फटी आंखों से उस लड़की को चीखते हुए देखती रह गई, जबकि शौर्य के चेहरे की रंगत लम्हे भर में सफ़ेद पड़ गई थी। आज तक उसे ऐसे खौफ का सामना नहीं करना पड़ा था। इज्जत चली जाने का खौफ जो सारे डर पर हावी होता है। ये क्या हो रहा है यहाँ? फरखंदा जी की आवाज़ गुस्से और आश्चर्य से भरी हुई थी। साकत खड़ी हुई लड़की ने पहली बार खुद को सकते से बाहर निकाला। छोटी चाची, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात सुने। वो उसे पलटते हुए देख रही थी, लेकिन फरखंदा जी भला कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। उन्होंने वो हंगामा खड़ा कर दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। गज़ब भगवान का, ये लड़का यहाँ पढ़ाने आता है। उन्होंने सारा मलबा उल्टा करके शौर्य पर गिरा दिया था। मेरी बात सुनने की कोशिश करें छोटी चाची। सर का कोई कसूर नहीं है। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैंने उनसे इकरार किया है। राधिका चीख उठी, लेकिन वह व्यक्ति तो बिल्कुल खामोश तमाशा बना हुआ था। कुछ कहने सुनने के लिए बचा ही नहीं था। हवेली के सब लोग यह मामला सुन चुके थे और मामला दादू के सामने आकर रुका। अब अंतिम फैसला उन्हीं का होना था और वो जिस तरह क्रोध और गुस्से से अपने सामने सर झुकाए खड़े हुए नौजवान को देख रहे थे, उनका बस नहीं चला कि बंदूक की नोक उसके सीने पर रखकर गोली उतार दें। ये सब क्या है? क्या हमने तुम्हें इसीलिए अपने घर में आने की इजाज़त दी थी? उनकी कड़क आवाज़ उसके कानों से टकराई और वो सर झुकाए अपनी शर्मिंदगी को छुपाता रह गया। इस लम्हे उसे उस लड़की पर जितना गुस्सा महसूस हो रहा था, सिर्फ वही जानता था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की को कितना भला बुरा कहे, जिसने ना ही अपनी इज्जत की रक्षा की और ना ही उस व्यक्ति की इज्जत बचा पाई। ये बिल्कुल बेकसूर हैं। मेरी बात सुने दादू। राधिका ने दरमियान में टोकना चाहा, लेकिन विजय साहब के सन्नाटेदार थप्पड़ ने उसकी बोलती बंद कर दी। खबरदार, अगर तुमने दादू की बात को टोकने की कोशिश भी की तो। अगर कोई और वक्त होता तो हो सकता था कि दादू किसी लड़की पर हाथ उठाए जाने की क्रोध में निंदा करते, लेकिन उस वक्त राधिका कसूरवार थी। एक ऐसा ही थप्पड़ शौर्य के चेहरे पर भी जड़ दिया गया। हमने तुमसे कहा था कि हमारी बेटी को पढ़ाना है, प्रेम बढ़ाना है, ऐसा नहीं कहा था हमने। बगावत सिखानी है, ऐसा नहीं कहा था हमने। उनकी आवाज़ हवेली के दरो दीवार को हिलाने पर मजबूर कर रही थी। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हें ज़मीन में गाड़ दें, और आज के बाद यहाँ नज़र मत आना। उन्होंने अगले आदेश जारी कर दिए। शौर्य चुपचाप कदम उठाता हवेली से बाहर निकल गया, लेकिन निकलने से पहले भी उसने एक बार उस लड़की को नहीं देखा जो इतने अत्याचार सहने के बावजूद चीख चीख कर कह रही थी कि कसूरवार सिर्फ वही है। वह हवेली की बेटी थी, इसलिए उसकी बात को दबाया जा रहा था। ये बात इतनी छोटी नहीं थी कि हवेली तक ही सीमित रह जाती, बल्कि ये कितना बड़ा हंगामा था जिसने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि राठौड़ ख़ानदान की कोई लड़की बगावत पर उतर आई। विजय साहब उसे घसीट कर कमरे में ले गए और बंद कर दिया। आज के बाद तुम्हारा खाना पीना बंद, जब तक तुम अपनी ज़ुबान से उस व्यक्ति का नाम नहीं मिटा देती।
शौर्य के पिता तक ये खबर पहुंच गई। उन्होंने तंजिया नज़रों से अपने बेटे को देखा। वो जानते थे कि उसका पिता हमेशा से उसके इस पढ़ाने के पेशे के ख़िलाफ़ था। वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इस काम से जुड़े, और यही वजह थी कि आए दिन उनके बीच रिश्ता बिगड़ा रहता था। वैसे दाद देनी पड़ेगी तुम्हें शहज़ादे, अच्छी जगह हाथ मारा है तुमने। तो यही वजह थी इतनी बगावत करके शिक्षक बनने की, जवान जवान लड़कियों को जहाज़े में फंसाना। शौर्य दुख से अपने पिता को देखता रहा। हद है कि आपको अपने ही खून पर भरोसा नहीं। उसने धीमे लहजे में आईना दिखाना चाहा, लेकिन उन्होंने उसे एक नज़र देखने के बाद रुख मोड़ लिया। बेहतर है कि तुम अपने बेटे को समझा लो, उन्होंने शौर्य की माँ से कहा। राठौड़ हवेली के सरदारों से पंगा लेगा तो बेमौत मारा जाएगा। वो अपने बेटे के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। वो उनका इकलौता बेटा था, लेकिन उस पर भी रहम नहीं खा सकते थे, और वजह यही थी कि वो उनकी बात नहीं मानता था। उसूलों में लिपटा हुआ व्यक्ति जो हर एक की ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखता था। लेकिन आज उस लड़की की वजह से शौर्य को जितनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा, आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था। कमरे में आने के बाद उसने कमरे में मौजूद हर चीज़ को ज़मीन बोस कर दिया। उसका बस नहीं चल रहा था कि झंझलाते हुए हर चीज़ को तहस नहस करके यहाँ से कहीं दूर चला जाए। उसकी बनी बनाई इज्जत तबाह हो गई। ये बात न जाने कहाँ कहाँ तक जाएगी, लेकिन अब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हवेली वालों ने इतना हंगामा नहीं किया जितना लोगों को यकीन था कि वो करेंगे। हत्ता के लोगों ने तो यहाँ तक अनुमान लगा लिया कि वो शौर्य को जान से मार देंगे या कहीं गायब कर देंगे। शौर्य के पिता भी कोई गए गुजरे नहीं थे। उनके पास भी अच्छी खासी ज़मीन थी। उस इलाके का अगर कोई दूसरा मुखिया माना जाता था तो वो उसका पिता था, लेकिन जो रुतबा दादू के पास था वो किसी के पास नहीं था। उस इलाके के पंच थे, लोगों की बेटियों और परिवारों के फैसले करने वाले। और आज बात उनकी अपनी पोती तक आ पहुंची थी। उस रात लोगों के कहने पर और परिवार के डर की वजह से शौर्य के पिता अपने बेटे के साथ हवेली गए। हालांकि उनके बेटे का कोई कसूर नहीं था। उसने साफ शब्दों में अपने माँ बाप को बता दिया था कि वो बेकसूर है, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर दादू से मुलाकात की। बैठक में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मुखिया की कुर्सी पर दादू बैठे थे। उनके दोनों बेटे विजय और सिकंदर, उन तीनों की आंखों में आक्रोश के बावजूद होंठों पर खामोशी छाई हुई थी। जब शौर्य के पिता ने बात का आराम किया, मैं नहीं जानता कि इसमें मेरे बेटे का कितना कसूर है, जबकि उसका कहना है कि उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से हवेली की इज़्ज़त या शान में कोई फ़र्क आया है तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने आया हूँ। उन्होंने नहायत धैर्य और समझदारी से मामले को संभालते हुए अपनी शान को साइड पर रखकर बात की थी, जबकि दादू देर तक उनका चेहरा देखते रहे। उनके अंदर जाकर कौन देख रहा था कि पिछले 2 दिनों से ना ही उनकी पोती ने कोई निवाला खाया था और ना ही पानी का एक घूंट अपने हलक में उतारा था। फरकंदा जी ने दोपहर में सख्ती करके उसे पानी के चंद घूंट दिए और कुछ निवाले मुंह में ठूस दिए, लेकिन वो नहीं खा पाई। उसकी आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थीं। उसके अंदर एक अज़ाब फैला हुआ था। बुखार था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था, और एक ही ज़िद उसे हर सूरत में थी। उसे हर हाल में शौर्य चाहिए था, ये जाने बिना कि वो व्यक्ति उसे पाना चाहता है या नहीं। वो बस उसकी ज़िद लगाए बैठी थी। कसूर चाहे जिसका भी हो, लेकिन मेरी बच्ची इस स्थिति में है। दादू के होंठों ने हरकत की। उन्होंने शौर्य के पिता को आगाज़ करवाया। शौर्य आश्चर्य में पड़कर पहलू बदल कर रह गया। बिला शक वो लड़की बेतहाशा हसीन थी, लेकिन आज तक उसने उसे प्रेम की नज़र से नहीं देखा था। हाँ, ये सच था कि वो करीब रहकर उसके दिल में जगह बना पाई थी, लेकिन वो जगह नहीं जो वो हासिल करना चाहती थी। बड़े चौधरी साहब, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। शौर्य ने खुद अपने चरित्र की सफाई पेश करना चाही। यानी तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमारी बेटी ने तुम्हें बहकाया? झूठ बोल रहे हो तुम। विजय साहब उछलकर एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ने लगे, जबकि दादू की सख्त आवाज़ ने उन्हें थाम जाने पर मजबूर कर दिया।
गलती शायद जिसकी भी थी, लेकिन अब जो फ़ैसला होगा वो हमारा होगा। किसी को भी यकीन नहीं था कि उस वक्त वहाँ क्या फ़ैसला होने वाला था। उनकी तेज़ आवाज़ हवेली के दरोदीवार से टकरा रही थी। शौर्य ने चौंक कर सर उठाया। वो क्या कह रहे थे? उसे लगा ये सिर्फ उसकी गलतफहमी है, उसे सुनने में गलती हुई है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो वही शब्द दोहरा रहे थे जो वो सुन रहा था। मैं चाहता हूँ कि इसी सप्ताह के अंदर में तुम इज़्ज़त से चंद लोगों को लेकर आओ और मेरी पोती तुम्हारे बेटे के साथ विवाह करके रुखसत कर जाएगी। सिर्फ उसकी मोहब्बत में उन्होंने अपने असूल बदल दिए। उन्होंने हार मान ली। जो फ़ैसला उन्होंने कर लिया था, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत उनकी अपनी औलाद भी नहीं कर सकती थी। इसलिए वो बिना किसी रुकावट के ये फ़ैसला कर रहे थे, जबकि शौर्य धक से रह गया था। उसका दिल चाहा कि फ़ौरन इनकार कर दे। वो उस लड़की को पत्नी बनाकर यहाँ से नहीं ले जाना चाहता था। उसका इस लड़की के साथ एक पवित्र रिश्ता था और वो उसे पवित्र ही रहने देना चाहता था। दोनों ख़ानदानों के दरमियान फ़ैसला हो गया था और फ़ैसले को बदलने की गुंजाइश नहीं थी। शौर्य के पिता भी बेहद संतुष्ट थे। राधिका तो अब कॉलेज नहीं जा पा रही थी, शायद उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। घर में विवाह की तैयारियां होने में लगन और शौर्य बेचैन से रहने लगा। अंदर एक जंग छिड़ी हुई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो लड़की उसके सामने आए और वो उसका गला दबा दे। हालांकि वो बहुत हसीन थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो चाहने के बावजूद उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा था। उसने तय कर लिया था कि अगर वो मर भी जाए तो उसके घर वालों को रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो सुलग सुलग कर मर जाए, तड़प तड़प कर। पिछले 2 दिन से वो उस कमरे में बंद थी, न उसे बाहर जाने की इजाज़त थी। अफसोस, उसने भी वही किया जो उसे बनाया। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। उसके होंठों पर बस एक ही ज़िद थी, उसे हर सूरत शौर्य चाहिए था। उसके अलावा किसी और के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। उसके चाचा ने उस पर हाथ उठाया, उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी छोटी चाची यानी फरकंदा जी ने तो वैसे ही बात को इतना बढ़ावा दिया ताकि वो सबकी नज़रों में गिर जाए। उन्हें ये बात एक आंख नहीं भाई थी कि उनकी अपनी औलाद वो स्थान हासिल नहीं कर पाए जो स्थान राधिका हासिल कर चुकी थी। बिला आखिर उस रोज़ दादू ने उसे बुला कर बताया कि उन्होंने शौर्य से उसका विवाह करने का फ़ैसला कर लिया है। वो स्तब्ध बैठी उन्हें देखती रह गई। ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी उसे यकीन नहीं था। वो इस बात पर तो यकीन कर ही नहीं सकती थी। अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपक कर उन्हें देखती रही। दादू उस लम्हे उससे बेतहाशा नाराज़ थे, मगर फिर भी उसे देखते रहे। आगे बढ़कर दादू के चरणों में बैठते हुए उसने अपना सर उनके घुटनों पर रख दिया था। आप सच कह रहे हैं। उसे यूँ लगा जैसे मरते हुए व्यक्ति को एक आखिरी बार जीने की राह मिल गई हो, जैसे प्यास में तड़पते हुए व्यक्ति को पानी का एक घूंट मिल जाए। उसे वो व्यक्ति मिल रहा था। उससे बढ़कर उसे और क्या चाहिए था। उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया ही मिल गई हो। जो स्थान तुम्हें इस घर में हासिल है वो वहाँ हासिल नहीं होगा। तुम ऐशो आराम के लिए भी तरसोगी क्योंकि तुम मेरे ख्याल में उनकी मनचाही बहू नहीं बन सकती। दादू शौर्य के पिता को बहुत अच्छे तरह से जानते थे, लेकिन उनकी सारी बातों को पीछे छोड़ते हुए वो तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि उसे शौर्य मिलने जा रहा था। वो उसकी दुल्हन बनने जा रही थी। हर एक की नाराज़गी को साइड पर रखते हुए पूरे दिल से वो अपने विवाह की तैयारियों में मस्त हो गई। उसे जाने से पहले यहाँ सबको मना कर जाना था। आप लोग मान भी जाएंगे, सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, उसे पूरा यकीन था। जिस रोज़ उसके हाथों में शौर्य के नाम की मेहंदी लगाई गई, उसे लगा वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है। ये कोई बड़ा उत्सव नहीं था, बस उसके हाथों पर मेहंदी लगा दी गई थी और हवेली में गहरी खामोशी छाई हुई थी। ना कोई ढोल, ना कोई जगमगाती हुई रोशनी, बस चुपचाप। और अगले दिन वो विवाह का जोड़ा पहना दिया गया, जिसे पहनने के बाद वो शौर्य की बनने जा रही थी। आज से पहले ब्यूटिशियन ने इतनी हसीन दुल्हन नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी आँखें, तीखी नाक, खूबसूरत होंठ और चिबुक पर चमक। बिला शक वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। आप बहुत खूबसूरत हैं, ब्यूटिशियन ने बिना किसी झिझक के तारीफ़ की और वो खुले दिल से मुस्कुरा दी।
वो बताना चाहती थी कि उसका खूबसूरत होना बनता था, क्योंकि वो जिस व्यक्ति की होने जा रही थी वो भी तो इंतहा का हसीन था। वो ख़ुद को आईने में देखती रही, जैसे ख़ुद को बता रही हो कि आखिर वो लग किसकी रही है, वो किसकी बनने जा रही है। उसके चेहरे पर एक जालीदार घूंघट गिरा दिया गया। कुछ देर के बाद उसे विवाह के मंडप में लाया गया। वो जानता था कि उसके पिता उससे नाराज़ हैं, दादू नाराज़ हैं। उसने सबको मनाने की कोशिश भी की, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक ठंडक और खामोशी थी। उसकी बारात आ चुकी थी। फूलों से सजे हुए मंडप में बैठकर अपने कामते हुए हाथों को संभालती रह गई। जब पंडित जी ने विवाह की रस्में शुरू की, उसे शौर्य हर सूरत में स्वीकार था। उसने स्वीकार कर लिया, पवित्र वचन और रस्मों के साथ अपनी सहमति दे दी। दूसरी तरफ शौर्य से भी रजामंदी चाही गई। वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और फिर उसने भी रजामंदी दे दी। विवाह की रस्मों को पूरा करते हुए उसने पति के सारे अधिकार उस लड़की के नाम लिख दिए थे, जिसके लिए अभी तक उसके दिल में सिर्फ नाराज़गी थी, सिर्फ जुनून और गुस्सा था। विवाह के बाद उसे शौर्य के पहलू में लाकर बिठा दिया गया। दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे थे। दोनों की जोड़ी इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत थी। हालांकि वो शौर्य से उम्र में काफ़ी छोटी लग रही थी, वैसे भी उसके चेहरे की मासूमियत ही कुछ ऐसी थी कि देखने वाला उसे बहुत कम उम्र समझता था। और उस वक्त वो होंठों पर एक हसीन सी मुस्कान सजाए अपनी चमकती हुई आंखों के साथ हर देखने वाली आंख को मोहित कर रही थी। दादू ने उसके सर पर हाथ रखा। रुखसती का वक्त आ गया था। उसकी आंखों में चमक दादू के ज़िंदा रहने की वजह थी। उनके सीने से लगकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। फिर अपने पिता की तरफ बढ़ी, जिन्होंने बस उसके सर पर हाथ रखा। आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। वो नहीं चाहती थी कि यहाँ से जाने से पहले किसी को दुख देकर जाए। वो उनसे झुककर उनके चरण स्पर्श करने चाहे। पिता ने उसे झुकने नहीं दिया और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। सीता जी और सभी से मिलने के बाद शौर्य का हाथ थाम कर वो गाड़ी तक आई। उसने हवेली वालों को अलविदा कह दिया। अगले दिन से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि नई ज़िंदगी का आगाज़ भी इतना अजीब होगा कि एक लम्हे के लिए उसे स्तब्ध कर देगा। शौर्य के घर में दाखिल होते ही एक अजीब सी बेचैनी उसके पूरे वजूद में फैल गई। आज वो पूरे अधिकार से उनकी बहू के दर्जे पर विराजमान थी। उसकी निदा उसके साथ चलती उसके लहंगे को संभाल रही थी। शाइस्ता जी भी बहुत प्रेम से मुस्कुराती हुई उसके साथ साथ थी, जबकि वह व्यक्ति तो मुकम्मल तौर पर खामोश था। ना ही प्रेम भरी नज़रें, ना ही हल्की सी आहट। उसे यकीन था कि उसे देखने के बाद वो सारी नाराज़गी भूल जाएगा, इसलिए वो मुस्कुराते हुए सारी रस्मों को निभा रही थी। शाइस्ता जी ने उसे कमरे में भेज दिया। कमरे को अच्छी खासी सजावट दी गई थी। रंग बिरंगे फूलों से सजा कमरा खुशबू से महक रहा था। वो कमरा उसके हवेली वाले कमरे से छोटा था, लेकिन वो बड़े प्रेम से हर एक कोने को देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। आने वाले वक्त में शौर्य से होने वाली मुलाकात ने उसके दिल को धड़का दिया था। आज तक वो हमेशा एक शिक्षक की हैसियत से उसके सामने आया था। आज वो किस तरह उसके सामने आएगा, क्या कहेगा? शायद डांटना शुरू कर देगा, अपनी नाराज़गी का इजहार करे, लेकिन उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो कमरे में दाखिल हुआ, राधिका बेख्तियार पलकों को झुकाकर अपने चेहरे की रंगत को छुपाती रही। अपने दोनों होंठों को एक दूसरे में दबाकर मखमली होंठों से मुस्कुराई, लेकिन तभी वो व्यक्ति उसके सर पर पहुंच चुका था। मजबूती से उसे बाजू से थाम कर बेड से नीचे उतारना उसके लिए हैरत का कारण बन गया। वो सर उठाकर उसे देखती रह गई। शौर्य बेतहाशा हसीन लग रहा था। अगर कोई और वक्त होता तो वो उसे सीने से लगा लेता, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, नफ़रत। और अगले ही लम्हे वो इतनी शिद्दत से दहाड़ा कि वो बेख्तियार उछलकर 2 कदम दूर हुई। क्या सोचा था तुमने? ज़माने भर में बदनामी का दाग मेरे माथे पर सजाकर मुझे हासिल कर लोगी? इतना आसान है शौर्य को हासिल करना। वो दहाड़ा और वो कांपती हुई बस उसे देखती रही। आंखों की नमी बढ़ने लगी। आज तक किसी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी।
सर, उसके होंठों ने धीरे से पुकारा। शौर्य ने सख्ती से उसका चेहरा दबोचा। सर, यानी तुम आज भी मुझे सर समझती हो? काश तुम ये सब कुछ हकीकत में करती। काश तुम्हारे मुंह पर ये दिखावा ना होता। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि एक शिक्षक और स्टूडेंट का रिश्ता कैसा होता है। अब वो उसे दीवार से लगाए उसके चेहरे पर झुका घुर्रा रहा था, जबकि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बंद किए वो थर थर काँप रही थी। तुमने मुझे हासिल कर लिया राधिका राठौर, लेकिन तुम एक एक लम्हा मेरे लिए तड़पोगी। तुम्हें सुलगना पड़ेगा और सुलगने के बावजूद भी तुम्हें शौर्य नहीं मिलेगा, याद रखना। उसने सख्ती से उसे छोड़ा और वो लड़खड़ा कर दीवार से जा लगी। उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करने के बाद वो अपने कपड़े बदल कर सोने के लिए लेट गया, जबकि कितनी देर वो वहीं खड़ी थर थर काँपती, अपनी आंखों से आंसू बहाती उसकी पीठ को देखती रही। उसने उसे पा तो लिया था। वो जानती थी कि वो गुस्सा करेगा, नाराज़ होगा, शायद उसे अपनाने से इनकार कर देगा, लेकिन इस तरह सज़ा देगा ये उसे अंदाज़ा नहीं था। न जाने कितनी देर वो वहीं खड़ी रही और फिर मरे मरे कदमों से कपड़े चेंज करने चली गई। कुछ देर के बाद वो आकर बिस्तर के कोने पर लेटने लगी, लेकिन शौर्य ने उसे फ़ौरन वहाँ से उठने का आदेश दिया। वो वहाँ से उठकर कुछ देर सोफ़े पर बैठी रही, अपनी उंगलियों को चटकाती उसको सो जाने का इंतज़ार करती रही। शायद उसके सो जाने के बाद उसे सोने की जगह मिल जाए, लेकिन शौर्य ने उसे सोफ़े पर ही सोने को कह दिया। सोफ़े पर सर रखकर सोते हुए उसने जिस तरह ये रात बेसुकूनी में गुजारी थी, सिर्फ वही जानती थी। इतना तो तय था कि अब उसके लिए प्रेम मर चुका था, उसे सिर्फ अपमान हासिल होने वाला था। अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त दादू और फरखंदा जी उससे मिलने के लिए आए। उसने बेताब होकर पूछा, बाबा नहीं आए? लेकिन फरखंदा जी ने ना में सर हिला दिया। वो नहीं आ सके, बस मुख्तसर सा जवाब, और वो बाकी हर बात समझ गई। सर झुकाकर काफ़ी देर बैठी रही, तभी दादू ने उसके सर पर प्रेम से हाथ रखा। क्या तुम खुश हो? वो जांचती नज़रों से उसे देख रहे थे। बहुत खुश हूँ दादू। भला खुश क्यों नहीं होंगी? उसने उन्हें तसल्ली दी। वो कभी नहीं चाहती थी कि उसका प्रेम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ लोग उस पर बातें बनाएं। घर में शौर्य के कहने पर उसने अपना कमरा लॉक कर लिया। शौर्य की इजाज़त से वो दोबारा कॉलेज जाने लगी। घर में विजय साहब का रवैया उसके साथ सख्त था, लेकिन शाइस्ता जी उसके साथ बहुत प्रेम और आदर से बात करती थी और वो इतने में ही खुश हो जाती, जबकि उनके बेटे की तरफ से वो उसे किसी अच्छी उम्मीद की गुंजाइश नहीं थी। जैसे उस व्यक्ति ने कहा था कि वो उसे अपने लिए तरसाएगा, वो तरसा रहा था। वो तड़पती रहती उसकी शक्ल देखने के लिए, उसके करीब आने के लिए, लेकिन वो तो जैसे पत्थर बन बैठा था। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था जब वो अपनी किताबें उठाए कमरे में दाखिल हुई। मैं आपके साथ कॉलेज जा रही हूँ। शौर्य ने पलट कर उसे देखा। किसने कहा है कि तुम मेरे साथ जाओगी? बड़ी सख्त नज़रों से उसे देखते हुए हरा कर बोला, और वो बस होंठ काटती रह गई। ना ही तुम मेरे साथ जाओगी और ना ही कॉलेज में किसी को बताओगी कि मैं तुम्हारा पति हूँ। न जाने कितने दिनों के बाद वो खुद को उसका पति कह रहा था और वो देर तक उसे देखती रही। शौर्य ने उसे बाजू से खींचकर अपने करीब किया और वो एकदम उसके सीने से आ लगी। मुझे यूँ ना देखो, तुम्हारे देखने से मुझे चिढ़ होती है। तुम्हारी ये हसीन आंखें जिस कदर बेकरारी से मुझे देखती हैं, मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ जवानी का जुनून है। जिस दिन तुम्हारी आंख बुझ जाएगी उस दिन तुम देखना बंद कर दोगी। और सख्त चेहरे के साथ उसने बेकरार अपनी पलकों को झुका लिया। इसके अलावा हल्के से लफ्ज़। उस दूसरे ही लम्हे उसने सर उठाकर शौर्य को देखा। आप मेरी मोहब्बत को इस वक्त सिर्फ एक जुनून या हवस समझते हैं? वो दुख से बोल रही थी और शौर्य खुलकर मुस्कुराया। क्या इसके अलावा ये कुछ और है? इस बात पर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और कुछ ही देर के बाद वो चुपचाप सर झुकाकर उसके कमरे से निकल गई। उस रोज़ से ज़िंदगी अपने एक नए रास्ते पर चलने लगी थी। वो दोबारा थोड़ी सी रूटीन में वापस लौट आई थी। ड्राइवर के साथ कॉलेज जाना, वहाँ पर शौर्य का मुकम्मल तौर पर अनजानपन दिखाना। शौर्य ने अगर उससे फ़ासला कायम किया था तो उसने भी खुद को महदूद कर लिया था। वो उसकी ज़िंदगी में बिना इजाज़त टांग नहीं अड़ा सकती थी।
शायद उसे जलाने के लिए जब भी वो अपनी किसी फीमेल कॉलीग के साथ फ्रेंडली होता, वो बस बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह जाती। वो उम्र में उससे बड़ा था, संजीदगी में उससे बढ़कर था, शायद बुद्धि में भी, लेकिन वो जानता था कि ज़िद में वो कभी उस लड़की के आगे नहीं बढ़ सकता। अब उसे जलाना, उसकी तवज्जो हासिल करना आहिस्ता आहिस्ता उसे दिलचस्प लगने लगा था। उनके विवाह को 2 हफ्ते हो चुके थे और शौर्य के पिता को ये बात बेहद नागवार गुजरती कि वो दोनों अलग अलग कमरों में रहें। जब लोगों का आना जाना होता तब अब भी ये बात अजीब नज़र आती। सो शाइस्ता जी ने उसका सामान शौर्य के कमरे में ट्रांसफ़र करते हुए अपने पास बिठा लिया। बेटा, पति के दिल में जितनी भी जगह बनाई जाए वो बढ़ती चली जाती है। तुम्हें खुद ही आगे बढ़कर ये फासले मिटाने हैं। अब वो तुम्हारा पति है। जबकि लड़की झुकी पलकों से उन्हें देखती रह गई। वो मुझसे नफ़रत करते हैं, उसने बेइख्तियार कह दिया और आंसू उसकी आंखों में चमकने लगे। शाइस्ता जी को उस पर टूट कर प्यार आया। नरमी से उसे अपने करीब करते हुए उन्होंने उसका सर अपने कंधे पर टिका लिया। वो ख़ुद एक ऐसी औरत थी जो सारी ज़िंदगी पति के प्रेम के लिए तरसती रही और अब अपनी बहू को इस हालत में नहीं देख सकती थी। कोई भी तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता। तुम इतनी हसीन हो कि किसी को भी अपना बना सकती हो, और वो तो तुम्हारा पति है। क्या तुम नहीं देखती कि वो किस तरह तुम्हारी तरफ आकर्षित होता है, किस तरह तुम्हें दिलचस्पी से देखता है? यही तो प्रेम होता है। उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींचो, उसके करीब रहने की कोशिश करो। ये फ़ासला मिटा सकती हो तुम। ख़ुद को कसूरवार समझने की बजाय उस पर अपना हक़ जताओ। यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है। और उनकी बात को मानते हुए उस रोज़ बड़ी मोहब्बत से उसने आगे बढ़ते हुए शौर्य के सीने पर सर टिका दिया। एक लम्हे के लिए वो स्तब्ध रह गया। अंदर जज्बात का तूफ़ान उभर रहा था। वो बेहद हसीन और नाजुक अंदाज में पैरान पहने हुई थी। आप मुझसे कब तक नाराज़ रहेंगे? प्लीज़ मान जाइए। आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितना प्रेम करती हूँ। एक बार फिर वही प्रेम, जिस प्रेम से उसे कभी चिढ़ होती थी, लेकिन इस बार इस लड़की के करीब आना एक अजीब सा एहसास पेश कर रहा था। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ? शौर्य के हाथ न जाने क्यों राधिका की लंबी घनी जुल्फ़ों में उलझने लगे, जबकि अपनी बड़ी आंखों से उसने शौर्य के चेहरे को देखा। मैंने सिर्फ अपनी बात की है शौर्य जी। बड़ी मोहब्बत से आगे बढ़कर उसने शौर्य के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और शौर्य का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि मानो पसलियाँ तोड़कर बाहर आने का इरादा रखता हो। सिर्फ उसका प्रेम पाने की खातिर वो क्या क्या जतन कर रही थी। जो कुछ उसे हो सकता था वो सब करके देख रही थी। देर तक उसके होंठों से होंठ जोड़ने के बाद वो ज़रा सा पीछे हटी। उसका चेहरा अनार की तरह दमक रहा था, जबकि शौर्य उसके चेहरे को देखता रहा। तुम जानती हो कि मैंने अपनी इज़्ज़त और पहचान बनाने में कितना समय लगाया था। तुमने सब कुछ ख़त्म करने के लिए मुझे सबके सामने ला खड़ा किया। तुमने मुझे लोगों की नज़रों में गलत बना दिया। उसका दुख अभी भी आंखों से झलक रहा था, जबकि राधिका सर झुकाकर शर्मिंदगी से अपने होंठ काट रही थी। वो बेबस थी। वो उससे प्रेम करती थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि उस रोज़ फरखंदा जी सुन लेंगी और इतना बड़ा हंगामा होगा। और अब अगर हंगामा हो भी गया था तो वो अपने प्रेम से पीछे नहीं हट सकती थी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे करीब रहूँ, इस रिश्ते को समझूँ। आज के बाद तुम पर सख्ती ना करूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कि मुझसे उम्मीद मत रखना। चाहते हुए भी वो उसे पूरी तरह अपना नहीं पाया। हालांकि उसका दिल कितना मचल रहा था सिर्फ वही जानता था। जज्बात का मुज़ोर समंदर उसके कुछ कर गुज़रने के लिए उकसा रहा था। और उस रोज़ के बाद वो हल्की फुल्की शरारतें करने लगा, छोटे छोटे हसीन मजाक, और वो भी पूरे हक़ से उसके सीने पर सर टिका लेती। लेकिन पढ़ाई के वक्त वो इतना संजीदा हो जाता कि वो जितना पहले था। उस रोज़ भी वो अपना असाइनमेंट तैयार कर रही थी जब शौर्य ने आगे बढ़ते हुए उसके बालों से क्लच निकाल दिया। शौर्य, प्लीज़ मुझे असाइनमेंट बनाने दो। उसने मुल्तजी नज़रों से उसे देखा, जबकि शौर्य ने खींचकर उसे अपने करीब कर लिया। तो बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत? वही हमेशा वाली बात जो वो दोहराया करता, मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यह असाइनमेंट? अपनी चमकती आंखों से उसे देखते हुए वो बात कर रहा था, जबकि राधिका ने नाम में सर हिला दिया।
सुबह आप ही सबके सामने मुझ पर नालायक स्टूडेंट का टैग लगाकर मुझे क्लासरूम से बाहर भेज देंगे। उसने अपनी बेबसी जाहिर की थी और शौर्य खुलकर हंस पड़ा। यानी अभी तक डरती हो मुझसे? वो पूछ रहा था और राधिका ने हाँ में सर हिलाया। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो कभी उससे खौफज़दा नहीं होगी, जबकि पूरे हक से उसके बालों को सुलझाते हुए वो उसका दिल धड़काता रह गया। उस रोज़ हल्की फुल्की सरगोशियाँ करते हुए वो उसे खींचकर अपने सीने पर सुला गया और इन सारी हरकतों के दरमियान वो अपना काम भूल चुकी थी। कब उसकी आंख लगी उसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ और सुबह वो हुआ जिसका उसे डर था। उसका असाइनमेंट रह गया। क्लासरूम में वो जिस कदर खौफज़दा नज़रों से शौर्य को देख रही थी, उनमें एक पैगाम था। वो उसे सिर्फ एहसास करवाना चाहती थी कि रात में सिर्फ उसकी वजह से वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाई, जबकि शौर्य मामूल के मुताबिक उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उसने मुड़कर राधिका को देखा। मुझे अंदाज़ा है कि आज भी आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ होगा, मिस राधिका। राधिका को लगा जैसे उसकी जान किसी ने हाथों से खींच ली हो। एक बार फिर वही शर्मिंदगी और गुस्सा। वो सर झुकाकर होंठ काटती रह गई। अभी और इसी वक्त निकल जाइए मेरी क्लास से। आप जैसे नालायक स्टूडेंट की इस क्लास में कोई जगह नहीं है। वो जो रात इतनी मोहब्बत से बात कर रहा था, उसे अपने करीब लटाकर सरगोशियाँ कर रहा था, हालांकि अभी तक उसने उसे वो पूरा दर्जा नहीं दिया था जो वो हक रखती थी, लेकिन दूरी अब भी कायम थी। सर प्लीज़, उसने इल्तिजा करना चाहे, लेकिन शौर्य की आवाज़ बुलंद हो गई। उसके रोने की परवाह किए बगैर उसने उसे क्लासरूम से निकाल दिया। शौर्य ने तो बस एक छोटा सा मजाक किया था, उसे तंग करना चाहता था, लेकिन उस रोज़ वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो तंग आ चुकी थी उस व्यक्ति की अकड़ बर्दाश्त करते करते, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते दिलाते। वो था कि मान ही नहीं रहा था। आखिर उसे मान भी तो जाना चाहिए। वो इतना तो हक रखती थी कि वो उसे करीब करता, कम से कम सबके सामने से स्वीकार तो करता। मैंने वाकई शौर्य के साथ ज़्यादती कर दी। आज आंसू उसकी आंखों से टूट टूट कर गिरे थे। अपनी मोहब्बत की खातिर मैंने उन्हें घसीट कर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। कम से कम मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक गहरा एहसास था जो उसे घेरे हुए था। न जाने क्या सोचकर उसने ड्राइवर से कह दिया कि गाड़ी राठौड़ हवेली की तरफ मोड़ दी जाए। अगर कोई पूछता तो वो कुछ भी कह देती। एक बार फिर सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती, लेकिन अब उसे बोझ बनकर उस व्यक्ति की ज़िंदगी में नहीं रहना था। उसने तय कर लिया था। सबसे पहले उसने फरकंदा जी से मुलाकात की। उसने मिलने के बाद सीधा अपने पुराने कमरे में चली गई। घुटनों पर सर रखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो आज भी उसे बेतहाशा प्रेम करती थी, लेकिन यूँ लग रहा था जैसे वो शौर्य के रास्ते में पड़ा हुआ कोई पत्थर है जो सिर्फ उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहा है। वो कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता, कभी भी तुम वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती जो तुम करना चाहती हो। ख़ुद को मलामत करते हुए वो एहसास दिलाती रही। जहाँ से शुरुआत की थी वहीं आकर अटक गई। उसने शौर्य को एक मैसेज भेजा और अपना रिश्ता ख़त्म कर दिया। उसने उस मैसेज में साफ लिखा था, मुझे माफ़ कर दें कि मैंने आपकी ज़िंदगी में इतना बिगाड़ पैदा किया। अब मैंने स्वीकार कर लिया है कि मैं हार गई हूँ। मैंने आपकी नफ़रत के आगे अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। आज के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में कम से कम मैं दखल देती दिखाई नहीं दूँगी। राधिका राठौड़ अब कभी दिखाई नहीं देगी। अलविदा। एक छोटा लेकिन दर्द भरा मैसेज छोड़कर उसने हर नाता तोड़ लिया, जबकि वो नहीं जानती थी कि दूसरी तरफ उस व्यक्ति की जान पर बनाई थी। वो शाम के वक्त घर पहुंचा तो पता चला कि वो घर पर नहीं है। उसे अंदाज़ा हो चुका था। उसने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि वो राठौड़ हवेली चली गई है, यहाँ से कुछ भी लिए बिना, अपना सब कुछ यहीं छोड़कर। और जिस तरह चुपचाप वो उसकी ज़िंदगी में आई थी वैसे ही वापस चली गई। और फिर ये मैसेज। वो जानता था कि वो नाराज़ है, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं वो दादू से बात ना कर ले। एक बार फिर वो पूरे परिवार को सर पर उठाकर उस व्यक्ति को कसूरवार ठहरा देगी, ये वो जानता था। और अब तो वो भी उसकी बेलौस मोहब्बतों का आदी हो चुका था। इतने दिन उसके साथ रहते हुए, उसके साथ हल्की फुल्की शरारतें करते हुए, वो अपने दिल को उससे प्रेम करने से रोक नहीं पाया था।
पहली बार उसे लगा कि इस घर में रौनक सिर्फ उस लड़की की वजह से थी जो एक ही लम्हे में सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। मगर अब क्या हो सकता था? कुछ भी नहीं। सभी ने उससे पूछा हवेली आने की वजह, लेकिन वो खामोश रही। वो कम से कम ख़ुद को समझाना चाहती थी कि उस व्यक्ति से अगर दामन छुड़वाना है तो फिर ज़िंदा रहने के लिए भी तो कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। वो शाम तक अपने कमरे में ही रही। शाम को ये ज़ाहिर करने के लिए कि सब कुछ नॉर्मल है, उसने सबके साथ जाकर खाना खाया, कुछ देर दादू के पास बैठी थी और फिर अपने कमरे में चली गई। नींद आँखों से गायब थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति का ख्याल और उसकी याद बार बार उसके दिल से टकरा रही थी। उसका दिल उछल उछल कर उसकी दीवानगी को ज़ाहिर करते हुए जैसे उसे बता रहा था कि शौर्य के बगैर रहने की कल्पना भी असंभव है। लेकिन ये उसकी ज़िद थी। वो दोबारा कम से कम उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी नहीं करना चाहती थी। अचानक रात के इस पहर उसे अपने पहलू में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। रात के अंधेरे में भी उसने बेध्यानी से आंखें खोलीं, लेकिन इससे पहले कि वो डर की चीख पड़ती, आने वाले ने उसके होंठों पर हाथ रखते हुए उसे कमर से थाम कर अपने करीब खींच लिया। ख़बरदार अगर तुमने ऊंचा बोलने की कोशिश की तो। उसने सरगोशी की। राधिका उस सरगोशी से ही उसे पहचान चुकी थी। वो निश्चेज बैठी रही। शौर्य ने आगे बढ़कर लैंप ऑन किया और उसकी बड़ी बड़ी खुमार भरी आंखों को देखकर उसे अपने और करीब खींच लिया। यानी अब तुम तय करोगी कि कब मिलना है और कब बिछड़ना है? यानी सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी से होगा? तो शौर्य राठौर की मर्ज़ी कहाँ गई? वो अब शिकवा कर रहा था, जबकि अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकते हुए वो आंखों की नमी को छिपाने की कोशिश कर रही थी। मुझे आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी का कोई हक़ नहीं है। मुझे लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी आपकी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाऊँगी। अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए वो फूट फूट कर रो पड़ी। शौर्य देर तक उसे देखने के बाद बारी बारी उसकी आंखों पर झुकते हुए उसके होठों को चूमता रहा। और ये तुमसे किसने कहा कि तुम मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकती? वो अब उसे देखते हुए प्रेम से बोल रहा था। मैं जानती हूँ आप कभी भी मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, ऐसा संभव ही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जबकि वो अब उस पागल लड़की को क्या बताता कि उसे अपने दिल के बहुत ऊंचे स्थान पर बिठा चुका है। ठीक है, तो मुझसे बिछड़ जाओ, अपने रास्तों को अलग कर लो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे बगैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वो अपनी मुस्कान को दबाकर उसके चेहरे को देख रहा था, सिर्फ ये बताने के लिए कि इस वक्त इतनी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ। अगर पकड़ा जाता तो मारा जाता। ये लोग इतना भी लिहाज नहीं करने वाले कि इनके घर का दामाद हूँ। तब उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ आया कैसे है, और देर तक उसका चेहरा देखने के बाद आगे बढ़ते हुए वह उसके सीने से लगती हुई फूट फूट कर रो पड़ी। आप बहुत बुरे हैं, बार बार लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, बहुत गंदे हैं आप। मुझे अनचाही मोहब्बत की कितनी सज़ा दे चुके हैं। जबकि शौर्य उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए नरमी से उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराता रहा। उसे मालूम था वो बुरा है। उसे मालूम था उस छोटी सी लड़की के लिए ये बहुत बड़ी सज़ा थी, लेकिन अब उसकी सज़ा ख़त्म हो चुकी थी। पूरे हक़ से उसे थाम कर उसके होंठों पर झुकते हुए वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत को निछावर कर रहा था। जबकि उसकी मोहब्बत में सुलगती हुई लड़की आश्चर्य और संतुष्टि से आंखें बंद करके ख़ुद को उसके हवाले करती जा रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, हालांकि मेरा दिल चीर कर देखो तो उसमें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। वह हल्की सरगोशी करते हुए उसकी गर्दन पर बार बार अपने होंठ रखता रहा। वादा करें कि आप कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे और ना ये एहसास दिलाएंगे कि मैंने आपको ज़बरदस्ती हासिल किया है। अपनी मखमली हथेली उसने शौर्य के सामने फैला दी और शौर्य ने झुकते हुए उसकी हथेली पर अपने होंठ जमा दिए। मैं वादा करता हूँ, मैं दिलो जान से वादा करता हूँ कि अपनी जान को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। उसने कभी भी एहसास नहीं दिलाऊँगा कि उसने मुझे हासिल किया है। और मोहब्बत तो हासिल करने का नाम होती है, चाहे जो भी हासिल कर ले, बस मोहब्बत मिल जानी चाहिए। और उसने चाहे जितनी भी ज़िद लगाई हो, लेकिन अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया था। डरपोक तो वो लोग होते हैं जो मोहब्बत के गिर्द ख़तरे को भांपते हुए उल्टे कदम वापस दौड़ना शुरू कर देते हैं।
उस रोज़ पूरी तरह उसे समेटकर उस पर अपनी मोहब्बतें निछावर करते हुए वो बता रहा था कि वो उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। पहली बार उसे लगा कि वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की है जिसे शौर्य समेट रहा था। वो उसके होंठों पर बार बार झुकते हुए, उसके बालों को सहलाते हुए उसे अपनी मोहब्बत में भिगोता चला जा रहा था और वो भीगती चली जा रही थी। यही तो मोहब्बत की खूबसूरती होती है। महबूब जब बेतहाशा करीब आता है तब सांस अटकने लगती है, जब दूर जाता है तब भी सांसों का आना जाना मुश्किल होता है। वो रात पूरे अधिकार की रात थी। उस रात पूरे हक को ज़ाहिर करते हुए उसने उसे अच्छी तरह एहसास करवा दिया कि वो उसके दिल में कौन सा स्थान रखती है। पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने के बाद वो सुबह होने से पहले ही हवेली से निकल गया। वो यहाँ पर सवाल जवाबों का केंद्र नहीं बनना चाहता था। वो अत्यंत आनंदित थी। वो बेतहाशा खुश थी। जो कल खुलकर किसी से बात नहीं कर रही थी, आज सुबह से हवेली में चहकती फिर रही थी। आज उसे लेने आने वाला था, पूरे हक से उसका हाथ थाम कर यहाँ से ले जाने के लिए। वो जो रात को सबके सामने उसे अपना बना कर गया था, लगभग शाम के वक्त वो उसे लेने के लिए आया। हवेली में उसका अच्छा स्वागत किया गया। अब सब लोग उसके साथ अच्छी तरह से बात कर रहे थे। पुरानी सारी बातों को भूलकर उसे दामाद होने की इज्जत दी जा रही थी। जबकि कुछ देर के बाद वो तैयार होकर नीचे आई। लाइट पर्पल कलर के कामदार पोशाक में हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुराती हुई नज़रों से देर तक उसे देखते रहने के बाद वो उसे सबके सामने से ले गया। उस रोज़ पहली बार वो उसे घुमाने के लिए अपने साथ ले आया था। उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई, उसे अपनी मनपसंद की चीज़ें लेकर दी। लगभग शाम के बाद ही वो घर में दाखिल हुए। ये उसके लिए दूसरा सरप्राइज़ था कि कमरे को लाल गुलाबों से सजाया गया था। कमरा इतना आकर्षक लग रहा था कि दहलीज पर ही रुककर उसने पलटकर शौर्य को देखा, जो सीने पर बाजू लपेटे मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसका दूर जाना इतना कष्टदायी था कि उसे लगा कि उसकी सारी ज़िंदगी बेमकसद हो जाएगी। बड़ी मोहब्बत से उसे बाहों में भरकर वो सजे हुए कमरे में लेकर आया। एक बार फिर यूँ लग रहा था वो उसकी दुल्हन बनकर उस कमरे में आई है। वो बेहद प्रेम से उसके चेहरे से घूंघट हटाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। इस सब के लिए उसने बिना किसी वजह के पूछ लिया, तुम्हारे लिए, उस लड़की के लिए जिसे फूलों में सुलाते हुए मैं उससे वादा करूँगा कि आज के बाद मैं उसे एक फूल की तरह रखूँगा, जो ना कभी मुरझाए और ना कभी उसकी खुशबू कम हो। वो बारी बारी उसके गालों पर होंठ रखते हुए वादा कर गया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे यकीन था कि शौर्य अपने वादों को बहुत पक्का था। वो अगर कह रहा था तो उसे फूल की तरह ही रखेगा। सरगोशियाँ न लहजे में अपने सारे वादे उसके कानों में अंडेल कर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने लगा, जबकि वो भी पूरे दिल से उसका साथ दे रही थी। यही तो वो व्यक्ति था जिसकी चाहत में वो दिन रात तड़पती रहती थी। आज ऊपर वाले ने जाने कितनी दुआओं के बदले उसे उसकी झोली में ला रखा था, तो फिर उस पर वो नाशुक्री कैसे कर सकती थी। उसके गले में अपने बाजू डालते हुए बड़ी मोहब्बत उस पर बिखेरती चली गई, जबकि उसे समेटकर वो व्यक्ति अपने तमाम अरमानों को पूरा कर रहा था। वो उसे एहसास करवा रहा था कि मोहब्बत की शुरुआत अगर औरत की तरफ से हो तो भी वो पुरुष के दिल में वैसा ही गहरा स्थान रखती है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी भी दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें हम समझते हैं कि वो बुरी घटनाएं हैं, जिन्होंने हमारी बुनियाद को हिला कर रख दिया, लेकिन वास्तव में वो ऊपर वाले के फ़ैसले होते हैं जो अचानक हम पर आते हैं और हम घबरा कर रह जाते हैं। बस ज़रा सा धैर्य की देर है। ये सब समझ आ जाने पर इतना हसीन लगता है कि हम धन्यवाद करते रह जाएं।